Good morning, students. Hope you all are fine. Students, today we will continue reading of lesson 13. Okay. आपको लेसन का नेम तो पता ही है ना? नेम ऑफ द लेसन इज साउंड. ओके. कल हमने रीड किया था कि हमें साउंड कैसे सुनाई देती है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. लिसन केयरफुली. Amplitude, time period and frequency of a vibration. We have learned that to and from motion of an object is known as vibration. हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका टू एंड फ्रोम मोशन को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन. दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. तो हम इस मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन. You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. The number of oscillations per second is called the frequency of oscillation. Means एक सेकंड में कितने oscillations होते हैं. ओके. तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड. पर मीन्स वन सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. फ्रीक्वेंसी इज़ एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज़. तो हाँ, फ्रीक्वेंसी जो उस फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज़. इट्स सिंबल इज़ Hz. अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज़ इज़ 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड. एक जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 हर्ट्ज़ की वो कितनी होती है? 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड. इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड व्हाट कुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी. तो अगर 1 हर्ट्ज़ की 1 हर्ट्ज़ जो होती है मतलब एक ऑसिलेशन की होती है तो 20 की कितनी होगी? 20 हर्ट्ज़ होगी. You can recognize many familiar sounds without seeing the object producing them. How is it possible? These sounds must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought about factors make them different? Amplitude and frequency are two important properties of any sound. Can we differentiate sounds of the basis of their amplitude and frequency? कभी कभार हमें ऐसी साउंड सुनाई देती है जो हमें मतलब पहचान में नहीं आती, जिन्हें हम मतलब जो अजीब होती है और जिन्हें हम जिनकी हम पहचान नहीं कर पाते. ओके. तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर. उसके लिए दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं? एम्पलीट्यूड होते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है. Okay. Now loudness and pitch. Activity 13.11. Take a metallic tumbler and a tablespoon. Strike the tablespoon gently at the brim of the tumbler. एक टम्बलर लेना है और एक टेबल स्पून लेना है. जो टम्बलर का जो ब्रिम है उस पर आपको टेबल स्पून को स्ट्राइक करना है. हियर द साउंड प्रोड्यूस. और जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे आपको सुनना है. नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन. अब उसको आपको स्पून को टम्बलर पे ज़ोर से मारना है और उसे दोबारा से साउंड सुनना है. इज़ द साउंड लाउडर दैन द टम्बलर इन स्ट्रक हार्ड. तो क्या जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो बहुत लाउडर होती है. नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्माकोल बॉल ओवर टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर. अब आपको एक छोटी सी थर्माकोल की बॉल लेनी है और आपको उस टम्बलर के रिम पे उसे टच करना है. वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट. तो क्या आपको उसे वाइब्रेट करना है. सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस. तो आपको देखना है कि कितने दूर तक वो बॉल जाती है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज अ मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर. तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है बॉल की वो उसकी एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन की मतलब जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का वो उसकी ही मेज़र होती है. नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन अ लिटल हार्डर. कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द टम्बलर इन 2 केसेस. इन विच केस इज़ द एम्पलीट्यूड लार्ज. उसके बाद आपको टम्बलर को थोड़े स्ट्राइक करना है बहुत मतलब जो जितना हमने पहले हार्ड उसे स्ट्राइक किया था उससे ज़्यादा हार्डली आपको स्ट्राइक करना है. और दोनों के एम्पलीट्यूड को आपने कंपेयर करना है कि किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है. Loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. कि कोई भी साउंड है वो कितनी लाउड है उसका कैसे पता चलता है, जो एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर से. जब हम एम्पलीट्यूड को डबल कर देते हैं तो जब एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा लाउडर होती है.
For example, if the amplitude becomes twice, the loudness increases by factor of 4. अगर amplitude twice होगा तो loudness जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. The loudness is expressed in a unit called decibel. Loudness को हम की जो unit होती है वो decibel होती है. The following table gives some idea of the loudness of the sound coming from various sources. Normal breathing मतलब जो हम सांस लेते हैं उसकी loudness कितनी होती है 10 dB 10 decibel. Soft whisper जब हम बिल्कुल धीरे धीरे से जो बोलते हैं वो क्या होती है कितनी उसकी लाउडनेस होती है 30 डेसिबल. नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल. बिजी ट्रैफिक 70 डेसिबल. एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल. अबव 80 डेसिबल द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल. इससे ज़्यादा अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर लाउडनेस होगी तो वो हमारे कानों के लिए बहुत पेनफुल होगी. The loudness of sound depends on its amplitude. When the amplitude of the vibration is large, the sound produced is loud. When the amplitude is small, the sound produced is feeble. तो जो loudness होती है वो किस पे डिपेंड करती है amplitude पे. अगर किसी भी वाइब्रेशन का amplitude ज़्यादा होगा तो साउंड बहुत ज़्यादा loud होगी. अगर amplitude कम होगा तो साउंड जो होती है वो कम होगी मतलब कम louder होगी. Compare the sound of a baby with then that of adult. Is there any difference? अब जो एक adult होता है और जो baby होती है उन दोनों की sound में difference होता है. Even if two sounds are equally loud, they differ in some way. Let's see how. The frequency determines the shrillness और pitch of a sound. Frequency से पता चलता है कि जो sound है वो कितनी louder है. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. अगर frequency बहुत ज़्यादा होगी तो sound बहुत shrill होगी मतलब बहुत ज़्यादा होगी और उसका pitch भी बहुत ज़्यादा होगा. If the frequency of vibration is lower, अगर frequency कम होगी तो sound का जो pitch है वो भी कम होगा मतलब कम louder होगी वो. फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी. अब ड्रम को हम लो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते मतलब वाइब्रेट होता है. देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच्ड साउंड. इसलिए ये बहुत लो पिच की साउंड प्रोड्यूस करता है. ऑन द अदर हैंड अ विसल हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच. तो जो विसल होती है एक सीटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो हमें उसे बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर लगाना पड़ता है जिससे हमें आवाज़ सुनाई देती है. अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच्ड साउंड वेयर एज अ लोयन मेक्स अ लो पिच्ड रोर. जो बर्ड होता है वो हाई पिच्ड की साउंड प्रोड्यूस करती है लेकिन जो लोयन होता है वो लो पिच्ड की साउंड प्रोड्यूस करता है. However, the roar of a lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble. तो जो शेर का जो दहाड़ना होता है वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है लेकिन जो बर्ड की साउंड होती है वो कम होती है. Every day you hear the voices of children and adults. Do you find any difference in their voices? Can you say that the frequency of the voice of a child is higher than that of an adult? Usually the voice of a woman has a higher frequency than that of a man. हम अपने आसपास अलग अलग तरह की मतलब अलग अलग बच्चों की एडल्ट की अलग अलग वॉइस सुनते हैं तो ये जो वॉइस होती है ये सबकी अलग अलग होती है. जो वुमेन की वॉइस जो होती है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है मैन के कंपेयर में. Audible and inaudible sound. We know that we need a vibrating body for the production of sound. Can we hear the sound of all vibrating body? हमें पता है कि साउंड हमें किसके कैसे सुनाई देती है जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है. तो क्या सभी वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है? द फैक्ट इज दैट साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस दैन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर. वे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 वाइब्रेशन से कम होती है वो हमारे कानों तक सुनाई नहीं देती. सच साउंड आर इनऑडिबल मतलब वो हमें सुनाई नहीं देती वो इनऑडिबल होती है. ऑन द हायर साइड साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर. और जो फ्रीक्वेंसी वे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होती है 20 से कम और 20,000 से ज़्यादा वो भी हमें मतलब ह्यूमन ईयर को सुनाई नहीं देती. Thus for human ear the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 Hz. तो जो ह्यूमन ईयर में जो सुनाई देती है ईजिली सुनाई देती है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी रेंज होनी चाहिए 20 से 20,000 Hz के बीच में होनी चाहिए.
ओके। नॉइस एज म्यूजिक, शोर और संगीत। We hear different types of sound around us. Is the sound always pleasing? Does a sound sometimes cause discomfort to you? Some sound are pleasant to the ear, whereas some are not. हम अपने आसपास बहुत सारी साउंड सुनते हैं। इनमें से कुछ साउंड जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ साउंड ऐसी होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती। Suppose construction work is going on in your neighborhood. Are the sound coming from the construction site pleasing? Do you enjoy the sound produced by horns of buses and trucks? Such unpleasant sound are called noise. In a classroom, if all the students speak together, what could be the sound produced be called? तो हमारे जब पड़ोस में जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो उससे बहुत ज़्यादा साउंड आती है, अलग अलग तरह की साउंड आती है। क्या आपको वो साउंड अच्छी लगती है? या फिर जो बस में से या ट्रक से जो साउंड आती है वो भी अच्छी नहीं लगती। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? जो ये अच्छी नहीं लगती साउंड, इन्हें हम बोलते हैं नॉइस, शोर। ओके। और जब क्लास में भी बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा नॉइस मतलब बहुत ज़्यादा एक साथ बोल रहे होते हैं, तब उसे भी क्या बोला जाता है? शोर बोला जाता है, नॉइस बोला जाता है। On the other hand, you enjoy sounds from musical instrument. Musical sound is one which is pleasing to ear. Sound produced by a harmonium is a musical sound. The string of a sitar also gives out a musical sound. But if a musical sound becomes too loud, would it be remain melodious? और कुछ साउंड ऐसी होती है जो हमें अच्छी लगती है, जैसे म्यूज़िक जो होता है वो हमें अच्छा लगता है, वो हमारे कानों को सुनना भी अच्छा लगता है। जैसे हारमोनियम से जो म्यूज़िक निकलता है वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब ये साउंड बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है तब भी हमें अच्छा लगता है, तब ये अच्छा नहीं लगता। ओके। नॉइस पोल्यूशन। You already know that air pollution, presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. Similarly, presence of excessive or unwanted sound in the environment is called noise pollution. Can you list some sources of noise pollution? Major causes of noise pollution are sounds of vehicles, explosion including bursting of crackers, machines, loudspeakers, etc. What sources in the home may lead to noise? Television and transistor radio at high volume, some kitchen appliances, desert coolers, air conditioner all contribute to noise pollution. अब आप एयर पोल्यूशन के बारे में तो जानते ही हैं कि जब एनवायरनमेंट में बहुत सारी अनवांटेड गैसेस आ जाती हैं तो हम उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। ऐसे ही जब एनवायरनमेंट में अनवांटेड साउंड आ जाती हैं तो हम उसे नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। अब नॉइस पोल्यूशन में क्या क्या आता है? जैसे जो वाहनों से जो साउंड आती हैं, अब जब बहुत ज़्यादा पटाखे जलाए जाते हैं, मशीन से जो साउंड आती है, लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा चलाते हैं घरों में, जैसे टेलीविज़न, रेडियो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में चलाया जाता है। कुछ किचन में जो अप्लायंसेस होते हैं, एसी, कूलर, इनकी जो साउंड होती है ये सब क्या करती हैं? नॉइस पोल्यूशन फैलाती हैं। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन? इन नॉइस पोल्यूशन के क्या हार्म्स हैं? Do you know that presence of excessive noise in the surrounding may cause many health related problems? Lack of sleep, hypertension, high blood pressure and anxiety and many more health disorders may be caused by noise pollution. A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. तो इन नॉइस पोल्यूशन के क्या हार्म होते हैं, कैसे हार्मफुल होता है कि इससे बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य की बीमारियां हो जाती है, हमें नींद में कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। और अगर किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब कंटिन्यूसली अगर वो लाउड साउंड सुनता रहेगा तो या तो उसे टेम्परेरी या फिर परमानेंट उसे सुनने की दिक्कत आ जाएगी, मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी, उसे कम सुनाई देने लग जाएगा। Measures to limit noise pollution. To control noise, we must control the sources of noise. मतलब नॉइज़ को, शोर को हमें कंट्रोल करने के लिए जिससे वो आ रहा है हमें वही कंट्रोल करना चाहिए। For this, silencing devices must be installed in aircraft engines, transport vehicles, industrial machine and home appliances. तो इसके लिए हमें ऐसे appliances इंस्टॉल कर देने चाहिए जो साउंड ना मतलब प्रोड्यूस ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस ना करे। हाउ कैन द नॉइस पोल्यूशन बी कंट्रोल इन रेजिडेंशियल एरिया? ऑयल नॉइसी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर कोई भी
शोर मचाने वाला मतलब चीज़ नहीं होनी चाहिए। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेट अवे फ्रॉम सच एरियाज़। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स मस्ट बी मिनिश्ड। ऑटोमोबाइल हॉर्न जो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको भी यूज़ नहीं करना चाहिए। टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। टीवी और म्यूज़िक सिस्टम को हमें लो वॉल्यूम पे चलाना चाहिए। ट्रीज़ मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट, अब thus reducing the harmful effect of noise pollution। ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। तो पेड़ लगाने से क्या है कि जो साउंड है वो घरों तक नहीं पहुंच पाएगी और इससे नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट, total hearing impairment, which is rare, is usually from birth itself. Partial disability is generally the result of a disease, injury or age. Children with impaired hearing need special care. By learning sign language, such children can communicate effectively because speech develops as the direct result of hearing. A child with a hearing loss may have defective speech also. Technologically, devices are hearing impaired have made, if possible, for such persons to improve their quality of life. Society can do much to improve the living environment for the hearing impaired and help them लिव नॉर्मल लाइव्स। अब हियरिंग इम्पेयर्ड क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब जब उनका जन्म होता है उन्हें वो तब से ही नहीं सुन पाते। ओके, उन्हें मतलब एक बीमारी होती है, तो इनके लिए इन ऐसे बच्चों को बहुत स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। इनके लिए साइन लैंग्वेज बनानी चाहिए जिससे वो आपस में बात कर सकें। ओके, तो जो बच्चा मतलब जिसको हियरिंग की कमी होती है उसको बोलने में भी थोड़ी सी कमी होती है, तो इनके लिए बहुत सारे डिवाइसेस भी बनाए गए हैं जो जिससे ये अब मतलब सुन सकते हैं, और सोसाइटी को भी इनका साथ देना चाहिए और ताकि ये नॉर्मल जीवन जी सके। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ लेसन 13. सो योर होमवर्क इज़ रीड लेसन 13. टुमारो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज. थैंक यू.